हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, गद्यांश पद्यांश भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर करें भी। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और भाई टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें भी। और पेपर तक अपनी क्लास ये ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, 2000 क्वेश्चनों की ये सीरीज है। जब 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट हम कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1670 तक हमने क्वेश्चन कल कर लिए थे। ठीक है, और 1671 से क्वेश्चन अपने स्टार्ट है आज। देखते हैं क्वेश्चन। बरवे नाई का भेद किसकी रचना है। जो बरवे नाई का भेद है ये किसकी रचना है। कृपाराम की, रहीम की, तुलसी की या केशव की। तो बरवे नाई का भेद रहीम दास जी की रचना रहेगी। ठीक है, और जो बरवे नाई का भेद है ये अवधी भाषा में लिखित है। ठीक है, अवधी भाषा में ये लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। ये भी पूछा गया है कई बार। रीति निरूपक ग्रंथ है प्रथम भाई। ठीक है, प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है। तो बरवे नाई का भेद है भाई। जो बरवे नाई का भेद है इसकी रचना जो संस्कृत के भानुदत्त जी हैं। ठीक है, भानुदत्त की जो रस मंजरी रचना है इनके आधार पर की गई है। भानुदत्त जी की रस मंजरी रचना है संस्कृत में, और इसके आधार पर बरवे नाई का भेद की रचना की है रहीमदास ने। संस्कृत फारसी तो खेल कौतुकम जातकम। ठीक है, ये रहीमदास जी का ही काफी महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी भाषा रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में की है। अगला क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचना किसने की। जो काव्य निर्णय है, ठीक है, इस रचना की लेखक कौन है। तो कौन है भाई। भिखारी दास है, चिंतामणि त्रिपाठी है, केशव दास है, जसवंत सिंह है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। और भिखारी दास की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं और हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, रस सारांश काव्य निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, ये तो इनकी रचना मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, श्रृंगार निर्णय। ठीक है, और एक इनकी है छंदार्णव पिंगल। अमरकोश, अमरकोश और इसको भाई शब्द नाम प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतीका, ये भाई भिखारी दास जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो कौन है रसिक प्रिया के रचनाकार। परमानंद दास, नंददास, केशवदास, सुंदर कविराय। तो जो भी केशवदास है ये रसिक प्रिया के रचनाकार रहेंगे। और केशवदास की और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, और इनकी रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। ठीक है, ये केशवदास की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और केशवदास को भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। तो केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, तो रामचंद्रिका को
राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है भाई। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सुर सागर के किस अंश में मिलता है? तो किस अंश में मिलता है भाई? बाल लीला में, प्रेम लीला में, दान लीला में या भ्रमर गीत में? तो भ्रमर गीत में भी गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के भ्रमर गीत अंश में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सूरदास जी है, इनके द्वारा रचित सूर सागर, इनका उपजीव्य उपजीव्य क्या है भ्रमर गीत का? तो क्या है भाई? भागवत पुराण, भागवत महापुराण का दसम स्कंध, दसम स्कंध। ठीक है। और भाई जो भ्रमर गीत है, इस प्रसंग में उद्धव द्वारा गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देने का वर्णन हुआ है। और हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन है, ये सूरदास ने ही किया था, सूरदास ने ही किया था। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। जो भ्रमर गीत है, इसको उपालंब काव्य भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नंददास है, चीत स्वामी है, कृष्णदास है या परमानंद दास है? तो रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास जी रहेंगे। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और जो नंददास जी है, ये अष्टचाप के कवियों में इनका स्थान क्या है? ठीक है, इनका स्थान क्या था? काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और नंददास जी जो है, इनके प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल भाई, भंवर गीत, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है। और दसम स्कंद भाषा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं रहेंगी। नंददास की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप में शामिल नहीं है? तो अष्टचाप में इनमें से कौन से कवि शामिल नहीं है? मैंने काफी बार अष्टचाप के बारे में आपको बताया। जो अष्टचाप है, इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी। 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता के शिष्य वल्लभाचार्य के। ठीक है, इनको लेकर इन्होंने अष्टचाप की रचना की थी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? सूरदास जी है, छीत स्वामी, कुंभन दास है, लेकिन नाभादास जो है, ये अष्टचाप के कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन से है। कुंभन दास हो गया, सूरदास हो गए, ठीक है, परमानंद दास, कृष्ण दास। ठीक है, गोविंद स्वामी, चेत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। ये 8 अष्टचाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ये कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई। ये कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो भाई, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सामने सबके सामने पढ़ा जा सके, वो गोस्वामी जी का ही ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वीर रस की कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम या भूषण? जो भूषण जी है, ठीक है, ये वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी। ठीक है, शिवा बावनी, 70 साल दशक, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। और महाराज छत्रसाल ने एक बार जो भूषण जी है इनकी पालकी को कंधा भी लगाया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। क्या कहा है? हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? भाई कौन ऐसे लेखक है जो आचार्य भी और कवि रूप दोनों में जाने जाते हैं? तो घनानंद, केशव, बिहारी या देव? तो भी जो देव कवि हैं, ठीक है, और जो देव है ये रीतिकालीन रचनाओं में देव कवि को आचार्य और कवि दोनों रूपों में ही जाना जाता है, रीतिकालीन रचनाओं में। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। जो देव कवि है ये हित हरिवंश जी के, ठीक है, अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, और देव की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका देव की है। ठीक है, रामचंद्रिका केशवदास की, भी ध्यान रखना है। जाति विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया पर पंच, देवस्तक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं देव जी की। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? जो वल्लभाचार्य है इनका दार्शनिक मत हमें बताना कौन सा है? तो शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत या द्वैताद्वैत? तो वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। ये आपको ध्यान रखना, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य के, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का दार्शनिक मत रहेगा, अद्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है, ठीक है, जो हो मातु मते में है वो, तो जननी जग में या मुख की कहा कालिमा धे हो। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? तो हमें भाषा बताना है इसकी क्या है। पहले तो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, काफी बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की पंक्ति है भाई। ठीक है, और तुलसीदास जी की रचना गीतावली से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन पंक्तियों में जो कौशल्या है इनके सामने भरत ने क्या है, आत्मग्लानि की व्यंजना की है। अब हमें इसकी भाषा बताना है। तो अवधि है, पुरानी हिंदी है, ब्रज भाषा है या संस्कृत है? कल मैंने, ठीक है, क्या बताया था तुलसीदास की रचनाओं के विषय में? वे तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। 6 रचनाएं अवधि में है और 6 रचनाएं ब्रज भाषा में। जिसमें राम और मंगल आता है वो तो क्या है, अवधि में है। ठीक है, और बाकी 6 ब्रज में। तो इसमें राम और मंगल कहीं नहीं आया, गीता वाली रचना से ये पंक्तियां है, तो ये ब्रज भाषा में रहेगी। अगला क्वेश्चन है,
रीति काल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? ठीक है, जो रीति काल है इसके संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई, देख लेते हैं। जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। नहीं भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा रीति काल की रीति काव्य की परिभाषा के विषय में। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है पंक्तियां ये भी। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, किसके दोहों के लिए कहा गया है? देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये कई किसके विषय में कहा गया है? तो रहीम, कबीर, तुलसीदास या बिहारी। तो भाई ये बिहारी के विषय में कहा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो बिहारी लाल है ये रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, कैसे कवि है? रीति सिद्ध कवि है रीति काल के। ठीक है, और इन्होंने 719 दोहों का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा था। और जो बिहारी लाल है इनकी भाषा कैसी है भाई? तो इनकी भाषा परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है इनके अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। क्या भाई? डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? तो क्यों रखा था भाई? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षण भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। तो भाई वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा था? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो ए आंधी रहेगा। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है? तो भाई नायिका और अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है, तो किस में है? सूरसागर में है, सारावली में है, सूरसागर सारावली है या साहित्य लहरी? तो जो साहित्य लहरी रचना है सूरदास जी की, इसमें अलंकार और नायिकाओं के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे गए हैं। ठीक है, क्या है? कूट पद लिखे गए हैं। और इसमें ऐसे 118 दृष्टिकूट पद है। ठीक है, कितने हैं? साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद है। और सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो नीति, राजप्रस्थिति, भक्ति या श्रृंगारिकता? तो श्रृंगारिकता रही है। जो रीतिकालीन काव्य है इसकी मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है रही है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या रखा था? श्रृंगार काल रखा था भाई। किसने रखा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा था। और रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? देखो क्वेश्चन आ गया, तो किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद या मिश्र बंधु? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है भी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रीतिकाल को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा रीतिकाल को? तो अलंकृत काल कहा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा रीतिकाल को? रीतिकाव्य। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा भाई रीतिकाल को। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। ठीक है, और कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा है? अंधकार कहा है रीतिकाल को, कमल कुल श्रेष्ठ ने। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिरमौर मुकुट में पति सोई,
कहकर श्री कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते? तो किसने कहा है? अक महादेवी ने, ठीक है, वीणाबाई ने, अंदाल ने या सहजोबाई ने? दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री है भाई कौन है? तो वो अंदाल है, ठीक है, अंदाल है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटेशन काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है? रसलीन है, मतीराम है, जसवंत है या भिखारी दास है? तो भाषा भूषण के रचयिता जसवंत रहेंगे। कौन है? जसवंत है भाई। और जो जसवंत है ये मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के थे, ठीक है। और हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य व शिक्षक थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो जसवंत जी हैं इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। भाषा भूषण, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत प्रबोध और सिद्धांत सार, ये जसवंत सिंह जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का? तो आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियेसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसने माना है? ग्रियेसन जी ने माना है स्वर्ण युग भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन है निज भाषा उनते यहे सब उनते को मूल, बिनु निज भाषा के मिटत नहीं को सूल। यह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है भाई? किसकी पंक्तियां हैं, किसकी रचना है? काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो ये भारतेंदु जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है। और हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीति मुक्त कविता की विशेषता जो नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सी नहीं है भाई? देख लेते हैं। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा विधान था, है। आगे है प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। आगे देखते हैं इनके प्रेम में उदारता है, रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिक वासना नहीं है। अगला है इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई देखो ए भी बिल्कुल सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जो बी है ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता, ठीक है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, बिल्कुल सही है। रीतिमुक्त कविता में इसमें प्रेम में उदारता रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्म व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो क्या नहीं है? तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? ठीक है, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये पूछा है किसने लिखा है। परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है, पूछा है किसने लिखा है। गोपाल राम गहमरी ने, देवकी नंदन खत्री ने, बाल कृष्ण भट्ट ने या लाला श्रीनिवास दास ने? तो लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा है जो काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना है। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। जो गोपाल राम गहमरी है इनकी रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। एक दो रचना ही आपको बताऊंगी। अद्भुत लाश जो पेपर में पूछी जाती है, बेकसूर की फांसी, गोपाल राम गहमरी जी की रचना है ये।
ठीक है। और देवकी नंदन खत्री की कौन सी है? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी। ये देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? नूतन ब्रह्मचारी। जो काफी महत्वपूर्ण है वही बताऊंगी। रहस्य कथा, 100 अजान, एक सुजान। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है, यानी इनके उपन्यास ही ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उपन्यास के विषय में यहाँ पे बात चल रही थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु श्यानपन बाक नाही, तह साच चले तजी, आपनों पो झिझके कपटी जो न साके नाही। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है, काफी बार पूछी गई है भाई। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस काव्य पंक्तियां किस छंद में है। देखते हैं, सवैया में है, ठीक है, कुंडलिया है, पद है या चौपाई है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। पहले तो देखते हैं किसकी पंक्तियां, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। तो ये पंक्तियां है रस खान की। ठीक है, और सवैया छंद में ये लिखी गई है। और सवैया जो है एक वर्णिक छंद है। क्या है? एक वर्णिक छंद है। और सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक चरण की किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना ये होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? अंधेर नगरी, नहुस, विशेष्य विस्मोदकम, वेद की हिंसा हिंसा न होती। जो नहुस है ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। फिर किसका है? तो इनके ही पिता गिरिधर दास जी का है। भारतेंदु जी के पिता थे गिरिधर दास, ठीक है, गोपाल चंद्र इन्हीं का ये है भी। ठीक है, नाटक। ठीक है, और 1859 ईस्वी में ये हिंदी का पहला नाटक लिखा गया था। ठीक है, नहुस, ये भी ध्यान रखना है। और सभी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे लेखक है जो तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? तो कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरिया, किशोरी लाल गोस्वामी। तो जो देवकी नंदन खत्री जी ये हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना जो इनके उपन्यास है मैंने ऊपर ही बताया। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ठीक है, ये 24 भागों में है। चंद्रकांता संतति क्या है? 24 भागों में है। ठीक है, फिर इनकी रचना है नरेंद्र मोहिनी, मैंने बताया ऊपर भी। ठीक है, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान और भूतनाथ। जो देवकी नंदन खत्री जी का भूतनाथ उपन्यास है ये क्या है? अधूरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रहिए लटपट काटी दीन बरु घामिये में सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। यह काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई है? तो किस छंद में लिखी गई है? सवैया है, पद है, कुंडलिया है या छप्पी है? तो ये पंक्तियां जो है कुंडलियां छंद में लिखी गई है। और जो कुंडलियां छंद है ये क्या है? एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विषम मात्रिक संयुक्त छंद है कुंडलिया। ठीक है, जो दो छंदों जैसे दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। ठीक है, किसके? दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। और उसमें 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। और इसके जो शुरू के 2 चरण होते हैं वो दोहा में होते हैं। तो कुंडलिया है, इसके शुरू के 2 चरण किस में है? दोहा में है। और अंत के 4 चरण क्या है? रोला छंद में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोहे का चौथा चरण क्या है? रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोहे जो दोहा है इसका शुरू का शब्द रोले के अंत में आता है। ये का काफी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताती रहती हूँ ये। अगला क्वेश्चन है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है।
यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है काफी महत्वपूर्ण है भाई। तो पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने, बाल कृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, लाला श्रीनिवास दास ने। तो ये लिखा है भाई, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब पूरा। तो बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा? बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो कौन सा हिंदी का पहला पत्र, ये आपको बताना। तो बॉम्बे समाचार, बंगदूत, प्रजामित्र या उतंत मार्तंड। तो भाई डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो उतंत मार्तंड है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और कलकत्ता से ये निकलता था। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। एक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।